साथियों, आज हम बात करते हैं चीन की और ताइवान की। चीन और ताइवान पे हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि जो मौजूदा सिनेरियो है, वर्ल्ड सिनेरियो है, दुनिया का जो मौजूदा परिदृश्य है, उसमें आप यकीन मानिए कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, इसके बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। कब होगा इसके बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होती है, तो ये आप मान कर चलिए कि कहीं न कहीं इसमें चीन और ताइवान की भूमिका जरूर होगी। जैसा कि चीन और ताइवान के बीच जो प्रतियोगिता चल रही है, उसमें चीन हर हाल में ताइवान को कब्जाना चाहता है और ताइवान हर हाल में चीन के कब्जे से मुक्त रहना चाहता है और अमेरिका ताइवान की पूरी मदद कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये अमेरिका का कनेक्शन क्या है चीन और ताइवान के बीच में। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चीन और ताइवान के बीच वस्तुतः ये विवाद का कारण क्या है, क्यों चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और क्यों वो उस पर कब्जा करना चाहता है जबकि वो अलग देश है। आइए हम इस पे जानने का प्रयास करते हैं। अब आप ये मैप को देखिए, ये चाइना का मैप है। चाइना के इस मैप में जैसे आप देख रहे हैं कि तिब्बत को इसने कब्जाया 1949 के बाद, जब वहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। चाइना ने सिंजियांग प्रांत को कब्जाया। ये पहले ईस्ट तुर्किस्तान था जिसका उसने सिंजियांग नाम दिया। ईस्ट तुर्किस्तान को कब्जाने के बाद उसने कुछ हिस्से को मिला दिया सिंजियांग में। इसी तरह से ताइवान को कब्जाने के बाद उसने ताइवान का कुछ हिस्सा मिला दिया क्यांसी प्रांत में। तो ये उसका खेल पहले से चल रहा है। इसी तरह से ये इनर मंगोलिया को इसने कब्जा रखा है, ऊपर मंचूरिया को उसने कब्जा रखा है जिसको उसने विभिन्न राज्यों में बांट दिया। तो अब हम आते हैं ताइवान पे। दोस्तों, बात यह है, घटनाक्रम की शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी में। 1644 में चीन के पहले के इतिहास को हम छोड़ देते हैं, हम 1644 से चलते हैं। 1644 में चीन में चिंग वंश का शासन हुआ। चिंग वंश ने जिस समय चिंग वंश का शासन चीन पर हुआ, उस समय ताइवान आप देख रहे हैं चीन के नीचे में, ये पोर्शन आपने देख लिया होगा। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा ताइवान है और ये चाइना मेनलैंड है। ये बीच में जो आपको ये जो वाइट पोर्शन देख रहा है, ये ताइवान स्टेट है, यानी ताइवान जलडमरू मध्य। चीन और ताइवान को ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के साउथ चाइना सी में ये ताइवान का जो ताइवान स्टेट है ये बांटता है। बीच में सब प्रशांत महासागर है, एक तरफ ताइवान है, दूसरी तरफ चीन है। लेकिन 1644 में जब इस चीन पे, ये मेनलैंड पे, जब इसका चीन का कब्जा हुआ, जब चीन का शासन था चिंग वंश का, तो ताइवान उसके कब्जे में था। ताइवान इसके कब्जे में कैसे आया, ये इतिहास के पहले की बात है। फिर बहरहाल हम बात करते हैं 1895 में इस चिंग वंश ने इस हिस्से को, यानी ताइवान को दे दिया, उसे जापान को दे दिया और उसके बाद से ताइवान पे जापान का कब्जा रहा। ये हिस्सा 1895 में 1895 में चिंग वंश ने जापान को दे दिया, अपने पड़ोसी को, और ताइवान जापान के अधीन रहा लंबे समय तक। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि 1911 में 1911 में चीन में एक क्रांति होती है जिसको चिन्हाई क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति की वजह से चीन में जो वहाँ का चिंग वंश का शासन था वो ख़त्म होता है और वहाँ क्रांतिकारी लोग, राष्ट्रवादी लोग चीन पे कब्जा कर लेते हैं। सरकार पे वहाँ उनकी सरकार बनती है। इस सरकार का नाम रखा जाता है कोमितांग दल उस पार्टी का नाम था जिसने वहाँ क्रांति की थी। तो ये कोमितांग दल यहाँ पे कब्जा करना, कोमितांग दल की सरकार हो जाती है। तो कोमितांग दल का ये मानना था कि चिंग वंश के शासन में जितना चीन का जो क्षेत्र था उस पे उसका नैसर्गिक अधिकार है। किसका? तो कोमितांग दल की जो सरकार बनी थी डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में, उसने चीन के सभी क्षेत्रों पे अपना कब्जा माना जो कभी चिंग वंश के शासन में था। तो बहरहाल वो पहले ताइवान पे वो बाद में आया, पहले वो चीन के अंदर की बात बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि जैसे कोमितांग दल
1925 तक सन यात सेन के अधीन रहा। तो सन यात सेन ने शासन किया चीन पे, लेकिन सन यात सेन के मृत्यु के बाद कुओमिंतान दल का नेता बने चांग काई शेक। और चांग काई शेक के नेता के बनने के बाद कुछ ही समय बाद कुओमिंतान दल में ही एक साम्यवादी विचारधारा के लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, साम्यवादी पार्टी। और उसके बाद चीन में वर्चस्व को लेकर के कुओमिंतान दल में और उसमें साम्यवादी दल में गृह युद्ध शुरू हो गया। और चीन के साम्यवादी पार्टी को जिसका नेता माओ त्से तुंग थे, उनको रूस का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, क्योंकि रूस में साम्यवादी सरकार तब तक हो गई थी। तो ये जब मतलब दोनों की लड़ाई इतनी मजबूत, इतनी मतलब स्तर पर पहुंच गई कि जब 1935 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया और मंचूरिया को जीता, उसमें भी दोनों दल एक नहीं हुए। लेकिन साम्यवादियों ने ये समझा कि भाई अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ये जापान पूरा चीन कब्जा लेगा। तो उसने कुओमिंतान दल के नेता जो उस समय चांग काई शेक थे, उससे लड़ना बंद करके उन्होंने कहा कि इससे लड़ना, हम आपस में लड़ना बंद करते हैं। एक तरफा युद्ध विराम करके कुओमिंतान दल की जो साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग थे, उन्होंने क्या किया, वो उस समय यहाँ रहते थे क्यांगसी प्रांत में। उनका शासन क्यांगसी प्रांत में था। यहाँ मतलब क्यांगसी प्रांत जो है वो उसके अधीन में था, ये इलाका साम्यवादियों के अधीन में था। लेकिन जब उनको लगा कि ये जो है, ये कुओमिंतान दल हमसे ही लड़ना चाह रहे हैं, ये पूरा कुओमिंतान पार्टी, इस क्षेत्र में कुओमिंतान की सरकार थी, तो ये माओ त्से तुंग ने क्या किया, 16 अक्टूबर 1934 में कुओमिंतान दल से लड़ना छोड़कर उसका कहना ये था कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो जापान हमारा पूरा चीन कब्जा लेगा, तो हम युद्ध विराम करते हैं। और वो क्यांगसी छोड़ करके कुओमिंतान, ये साम्यवादी दल यहाँ से महाप्रस्थान करके, इसको इतिहास में द ग्रेट एस्केप ऑफ चाइना कहा जाता है। और शांगसी से वो चले गए शेंगसी, ये जगह है, आप ये देख रहे हैं। आपको इसको अगर और सही समझना चाहते हैं तो ये इलाका है, ये इलाका शांगसी से वो कैंगसी पहुँच गए। आपको ये समझ रहे हैं, ये यांगसी है और यहाँ सैनसी। ये 1 साल इनको जाने में लगा। लगभग 90,000 लोग माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, जो इसको लाल सेना कहते हैं, यहाँ से चले क्यांगसी से और ये पहुँच गए सैनसी। सैनसी में जाने पे उनको 1 साल का समय लगा। 16 अक्टूबर 1934 को ये शुरू हुआ था और 20 अक्टूबर 1935 को ये लोग यहाँ पहुँचे। 90,000 लोग साथ में थे। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो कुओमिंतान दल ने, इन लोगों ने, माओ त्से ने इसको नाम दिया था द ग्रेट एस्केप ऑफ कम्युनिज्म। एस्केप इसलिए कि राष्ट्र हित में, लेकिन कुओमिंतान दल ने इसको कहा था द डेथ एस्केप, तो मृत्यु का प्रस्थान है, हम एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यही हुआ। जब माओ त्से नेतृत्व में लोग जा रहे थे तो कुओमिंतान दल के सेना ने उन पर आक्रमण किया। और आपको बता दें कि 90,000 लोग चले थे और सिर्फ 20,000 लोग, 1 साल की दुर्गम पहाड़ी यात्रा थी, केवल कुओमिंतान की सेना से बचने के लिए उन्होंने पहाड़ियों का रास्ता चुना था। लेकिन कुओमिंतान की सेना ने वहाँ भी साम्यवादियों का पीछा किया और भीषण रक्तपात हुआ, कत्लेआम हुआ। और फाइनली इतने लोग मारे गए, 70,000 लोग मारे गए लगभग, और केवल 20,000 लोग सैनसी पहुंच पाए। क्यांगसी से सैनसी केवल 20,000 लोग पहुंचे और उसमें भी 90,000 में से 20,000 पहुंचे, और वो भी 1 साल का अलग समय लगा। और इतने दिनों में सिर्फ 100 दिन उन लोगों ने रात्रि विश्राम किया, बाकी चलते ही रहे। बहरहाल जो हो गया 1935 की ये बात है। उसके बाद फिर माओ त्से ने, क्योंकि रूस का समर्थन था ही, जब 39 में से 49 तक जब उसका एक तरफ तो द्वितीय विश्व चल रहा था, जापान कमज़ोर पड़ता गया, जापान हारता गया। इधर साम्यवादी सरकार जो सैनसी में जो साम्यवादियों ने अपनी सरकार स्थापना की थी, उसको रूस का समर्थन मिलता रहा और कुओमिंतान से वो लड़ते भी रहे। और अंततः 1949 में सैनसी में से जो साम्यवादी सरकार शुरू हुई थी, वो पूरे चीन को कब्जा लिया। यानी कुओमिंतान से एक एक क्षेत्र, एक एक राज्य वो छीनता गया। और छीनते छीनते स्थिति ये हो गई कि एक समय जब 1934 में साम्यवादियों को भागना पड़ा था, और 1949 में यानी 15 साल के बाद
पूरी कुओमिंतांग सरकार, जिसकी पूरी चीन पे सरकार थी, उसको मेनलैंड चाइना छोड़ करके कहाँ आना पड़ा? तो ये ताइवान आप देख रहे हैं, ये है ताइवान, ये ताइवान है, ये इलाका, ये चीन को मेनलैंड छोड़ करके इसको इस जगह पर आना पड़ा। ये पूरा कुओमिंतांग को खाली करना पड़ा साम्राज्यों के कारण, और खाली करके ये कहाँ आए? ये सॉरी यहाँ पे, ये इस जगह पर ताइवान में, यानी मेनलैंड छोड़ दिया और उस कुओमिंतांग की सरकार को अपना जीवन बचाने के लिए उसकी लोगों को ताइवान आना पड़ा। तो ताइवान में आने के बाद क्या हुआ? 1949 की बात है, चीन खाली हो गया, चीन पे पूरे चीन पे साम्राज्यों का राज हो गया, और ताइवान पे किसका राज हुआ? तो कुओमिंतांग दल वाले यहाँ आकर के रह गए। और उससे पहले 1945 में जब जापान ने की हार हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसने ताइवान को चीन के हिस्से में डाल दिया था। तो ताइवान चूँकि चीन के अंदर आ गया था, इसलिए यहाँ पर कुओमिंतांग सरकार आ गई। अब देखिए पेंच क्या है। जब कुओमिंतांग दल की सरकार पूरे चीन पर थी, तो उसने चीन का नाम रखा था रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चाइना गणतंत्र। लेकिन जब वो वहाँ से भाग करके 49 में ये लोग ताइवान आ गए। लेकिन यहाँ पे ताइवान, जो चीन पे जिस पार्टी का सरकार बनी, जिस पार्टी की, उसका नाम था साम्यवादी, माओ के नेतृत्व, माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बनी, तो इसने इस चीन का नाम रख दिया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और देखिए रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कहाँ आ गई? ताइवान में। तो जब उसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने पूरे चीन का नाम रखा, तो ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चीन की पुरानी सरकार यहाँ ताइवान से चलती रही। और दोस्तों, तभी से ये विवाद चल रहा है। माओ के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार ताइवान को भी कब्जा लेती, लेकिन उसकी नौसैनिक शक्ति बहुत कमज़ोर थी माओ की, और कुओमिंतांग पार्टी के पास दल के जो सरकार थी, उसकी नौसैनिक शक्ति पूरी उसी की थी। तो ये गल्फ ऑफ जो ताइवान था, जिसको आपको फार्मोसा स्टेट भी कहते हैं, वो माओ की सेना इस गल्फ ऑफ फार्मोसा को पार नहीं कर पाई, और ताइवान पे कब्जा उसका नहीं हो पाया। इसलिए ताइवान से जो चीन से भागी हुई सरकार थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसने इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा, खुद को मेन लैंड का शासक बता करके यहाँ से शासन शुरू किया, और इधर चीन में साम्यवादी सरकार बन गई। तो इस बीच ताइवान ने धीरे धीरे क्या किया, दुनिया के बाकी देशों से अपना, जैसे कि 1945 विश्व युद्ध के बाद जब यूएनओ का गठन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो ताइवान ही इसका मेंबर बना, और परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप भी ताइवान को ही दिया गया, यानी सुरक्षा परिषद में भी ताइवान और यूएनओ में भी ताइवान। चीन कहीं नहीं था दोस्तों, क्योंकि चीन कमज़ोर था, और ताइवान ने दुनिया के बाकी पूंजीवादी देशों से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, अदर यूरोपियन कंट्रीज से अपने जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो जारी रखा था, और इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी देश ताइवान को ही मान्यता देते रहे, और चीन बेबस देखता रहा ताइवान की तरक्की को। यहाँ तक कि चीन ने लाख प्रयास किया, यूएनओ में उसको जगह नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक समय ऐसा आया कि अमेरिका ने उस ताइवान को यूएनओ से बाहर निकाल दिया, और चीन को, यानी साम्यवादी चीन को, यूएनओ में डाल दिया। दोस्तों, तो अब आपने ये समझ लिया कि ताइवान और चीन का संबंध क्या है, और क्यों ताइवान चीन पे अब कब्जा चाहता है। तो दोस्तों, ये है कहानी पूरी की पूरी। ताइवान इसलिए चीन को अपना मान रहा है, अपने राज्य में लाना चाहता है, जैसे उसने तिब्बत को मिलाया, जैसे उसने तिब्बत के साथ साथ, जैसे आप इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि तिब्बत को मिलाया उसने, चीन ने। तिब्बत के बाद उसने जो है मंगोलिया को मिलाया, मंगोलिया के बाद उसने जो है चीन, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्किस्तान, तो ये आप देख रहे हैं तिब्बत का क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं जो मैंने पहले बताया था आपको, ईस्ट मंगोलिया, ये है इलाका, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसका तिब्बत का कुछ हिस्सा से मिला रखा है, सिंजियांग, ये आपका इनर मंगोलिया, ये चीन का कब्जा ऐसा है। उसी तरह से चीन, उनको कब्जाने के पीछे भी चीन यही तर्क दिया था कि इतिहास के किसी समय में ये सारे क्षेत्र उसके अधीन रहे थे, इसलिए उसका है। वहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ, इसलिए उसने
ये कर लिया, लेकिन तब तक ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिल गया था और इसलिए चीन ताइवान को कब्जा नहीं कर सका। आज चीन और ताइवान के बीच जो तनाव है, बीच में जो आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर दक्षिणी चाइना सी और प्रशांत महासागर में जो चीन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह देश आपस में टकरा रहे हैं, उसका एक मेन कारण ताइवान भी है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका हर हाल में बचाने की कसम खा रखी है। अब सवाल यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम अगले कड़ी में आपको ये बताएंगे कि आखिर जो अमेरिका ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर निकाल दिया, चीन को अंदर ले लिया, सुरक्षा परिषद से भी संयुक्त राष्ट्र ताइवान को बाहर निकाल करके उसकी जगह चीन को दे दी, वहीं अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए चीन से भिड़ने के लिए तैयार क्यों है। दोस्तों, इसकी एक अलग कहानी है, वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ताइवान और चीन के बीच लड़ाई क्या है। बाकी अगले एपिसोड में। थैंक यू।